हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड के कन्वर्जेंस की जांच के लिए, ठीक है, कन्वर्जेंस के डिस्कशन के लिए हमने इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट। आज के इस वीडियो में भी हम लोग कंपैरिजन टेस्ट ही देख रहे हैं, परंतु कंपैरिजन टेस्ट का एक दूसरा रूप है ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जरूर देखिएगा। आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है और इसको किस तरह से अप्लाई करके हम इन दिए हुए इंटीग्रल्स के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, है ना भाई। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉजिटिव फंक्शंस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन बिंदु अपन लिखे हैं, तीन पॉइंट्स अपन लिखे हैं। सबसे पहले नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इजिकल्स टू एल, जहां l न तो शून्य है न तो इंफिनिटिव है, अर्थात हमें l की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट मिलनी चाहिए, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू मिले जो कि नॉन जीरो हो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि l इज नॉट इक्वल टू जीरो और l इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटिव, मतलब l न तो शून्य हो न ही इंफिनिटिव हो। तब ऐसी स्थिति में ये दोनों इंटीग्रल बिहेव अलाइक, मतलब ये दोनों इंटीग्रल एक समान व्यवहार दर्शाते हैं, यानी कि या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या तो दोनों डाइवर्जेंट होंगी। यानी यदि आपको एक किसी भी एक का व्यवहार पता चल जाए ना, तो वैसा ही व्यवहार फिर दूसरे का हो जाएगा। जैसे इसके बारे में आपको पता चल गया तो वैसा व्यवहार इसका, या इसके बारे में आपको व्यवहार पता चल गया तो वैसा व्यवहार इसका, मतलब दोनों एक जैसा व्यवहार करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल बात है कि भाई हमको जैसे मान लो इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी एक्स का व्यवहार जैसे पता चल गया, तो जैसा व्यवहार इसका रहेगा वैसा व्यवहार इसका रहेगा, क्योंकि नियम क्या कहते हैं, बिहेव अलाइक, मतलब एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। कैसे स्थिति में, यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू एल वेयर एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल इज नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स, यानी कि अगर ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंस हो तब ये वाला इंटीग्रल भी क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। ठीक है दोस्तों, यदि अपने को इसका लिमिट कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है तब। ठीक है, तब इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने पर ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि ये लिमिट अगर अपने को मान लो इंफिनिटी मिलता है तथा जी एक्स वाला जो इंटीग्रल है ना भाई, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स अगर वो डाइवर्ज करता है तो ये एफ एक्स वाला इंटीग्रल ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी कि ये अपसरित होगा तो ये भी क्या होगा, अपसरित हो जाएगा। ठीक है, कौन से केस में, तीसरे केस में, यदि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स यदि इंफिनिटी मिलता है तथा यदि ये डाइवर्ज करता है तो ये भी क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड ये करता है कि हमको सवाल में कौन सी स्थिति मिलती है, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों केसेस में से कौन सा केस वहां पे फिट बैठ रहा है, तो उसके अनुसार हम लोग बता पाएंगे कि वो दिया हुआ इंटीग्रल का नेचर कैसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपन पहला सवाल क्या दिया है। पहला इंटीग्रल अपने को दिया है 1 से इंफिनिटी, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स के घात में 5 dx। देखो दोस्तों क्या करना है आपको, इस पूरे को मान लीजिए आप एफ एक्स, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में 5। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में 5, इस पूरे को अपन मान लिए एफ एक्स। ठीक है, अब जब आपने इसको एफ एक्स मान लिया है तब तथा जी एक्स किसको मानने, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब जी एक्स किस तरीके से मानेंगे, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, जी एक्स किसको मानना है अपने को। देखो, जो आपने एफ एक्स जिसको माना हुआ है, इस पूरे दिए हुए इंटीग्रेंड को यानी कि दिए हुए समाकल्य को आपने एफ एक्स माना है, तो जी एक्स में इसी को देखते हुए मानना है दोस्तों। और उसका क्या ट्रिक है, अंश में x के अधिकतम घात वाला पद और हर में x के अधिकतम घात वाला पद को देखना है। इधर अंश में x के अधिकतम घात x क्यूब दिख रहा है, उसको लिख लीजिए। अब हर में x के अधिकतम घात कैसे पता करेंगे, तो आप खुद देखो 1 प्लस एक्स के घात 5, मतलब सीधी सी बात है कि अगर मैं इसको पूरा 5 घात वाला सूत्र लगा के इसको लिखूंगा तो मुझे x के अधिकतम घात 5 तो मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 5 दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखने से मतलब ये +1 -1 कुछ भी रहेगा, हमको केवल x की घात से मतलब है, x और x की घात से मतलब है, तो प्लस माइनस में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो इस तरीके से टोटल कितना आ गया, ये कैलकुलेट करके 1/x² आ गया। ठीक है दोस्तों, तो gx आपको किस तरीके से चुनना है, इस तरीके से चुनना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे fx बराबर है आपके पास x² √x² + 1। अब gx आप कैसे चुनोगे, तो आप बोलोगे अंश पे x की अधिकतम घात इतना, हर में तो आप बोलोगे x², परंतु रूट है ना, तो क्या हो जाएगा x² और रूट मतलब घात 1/2। तो इस तरीके से फिर आपको ऐसे कैलकुलेट, 2 और 1/2 कट के 1 हो जाएगा, x² में से x जाएगा तो x, तो gx बराबर x। इस तरीके से अपने को मानना है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी डाउट जाएगा तो दोस्तों जरूर पूछिएगा। मतलब अपने को fx के बाद में gx मानना बहुत ही इजी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक और देख लीजिए, जैसे fx बराबर दिया आपके पास, मान लीजिए 1/x³ + 1 का रूट, एक बात की बात, तो gx किस तरीके से आएगा, तो ऊपर में 1 है तो इधर पे 1 लिख दो, सीधी सी बात है। और x की घात में क्या आएगा बताओ नीचे में, तो देखो 3 घात अधिकतम घात दिख रही है, किंतु रूट के नाते वो हो जाएगा 3/2 ऐसा। ठीक, इस +1 -1 मतलब नहीं है, x gx मानने के लिए केवल x और उसकी घात से मतलब है। तो इस तरीके से अपने को gx को मानना होता है, और भी बहुत ही अपन आगे के एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ना हमको क्या करना पड़ता है, नाउ करके, नाउ यानी अब हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x/gx) आप कैलकुलेट करेंगे कितना है, कब तक, ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x³ / 1 + x की घात 5, और ये 1/x² बटे बटे पलट के ऊपर चले जाएगा। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x की घात 3, x की घात 2 यानी x की घात 5, इधर से x कॉमन निकाल लो, परंतु 5 घात है इसलिए 5 घात लग के कॉमन निकलेगा, यानी x की घात 5 हो जाएगा, तो इधर 1/x + 1 बचेगा ऐसा। क्योंकि देखो x कॉमन निकालोगे, यहाँ तो x है, निकल के 1/x, यहाँ x कॉमन निकल के 1 बचेगा, घात में 5 है, और जब कॉमन निकलेगा तो घात 5 लग के कॉमन निकलेगा, ये कटेगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ अप्लाई करोगे 1/∞ 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसका आंसर आएगा 1, है ना भाई, 1 की घात 5 है, 1 और 1 आया है जो कि 0 भी नहीं है और जो कि अनंत भी नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए, और आ रहा है आपके पास, है ना भाई, मतलब नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए। अगर आपको ये केस 1 में अगर आप आता हुआ इसको देखना चाह रहे हो, भाई वो आ कितना रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। अब जो चीज अपने को मिली है 1 मिली है, तो अपन उसको देखेंगे कि कौन से केस के लायक मिल रहा है अपने को, जो भी यहाँ पे बातें मिल रही है वो कौन से केस में फिट होती हुई दिख रही है। तो इसमें अपने को 1 मिला है जो कि शून्य भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है, तो केस 1 में आपको फिट होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों का नेचर सेम रहेगा दोस्तों, यानी अगर मैं इस gx वाले इंटीग्रल का नेचर चेक कर लू ना, तो वही नेचर किसका रहेगा, fx वाले इंटीग्रल का रहेगा। तो चलिए अब इसका नेचर मुझे चेक करना होगा, तो नाउ इंटीग्रल gx dx, a से अनंत वाली लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा दोस्तों बताइए, 1/x², 1 से इंफिनिटी dx। और दोस्तों ये बहुत फेमस है, फेमस इंटीग्रल है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोस में, आप देखे होंगे कि a से अनंत इस रूप में, कि dx/x की घात n, या यूं कहिए कि 1/x की घात n dx, तो इस रूप में जब इंटीग्रल होता है तो ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये कन्वर्जेंट होता है कब, यदि n का मान 1 से बड़ा हो, और डाइवर्स कब होता है, जब n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a 0 से बड़ा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, यदि a 0 से बड़ा हो तब ये पूरा इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होता है, यदि n इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होता है यदि n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो गौर से देख लो, हूबहू ये उसी रूप का दिख रहा है अपने को, यहाँ पे जो 1 दिख रहा है a के स्थान पर, यहाँ पे 1 दिख रहा है जो कि 0 से बड़ा है, और तुलना करके देख लो, n के स्थान की तुलना करोगे n की वैल्यू की, तो n की जगह 2 दिख रहा है और 2 1 से बड़ा है, यानी n इज ग्रेटर देन 1 वाला केस अपने को मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये कन्वर्जेंट होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये कहाँ से लिखोगे, ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा कारण आप लोग यहाँ लिखिएगा, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आप इसको क्यों कन्वर्जेंट कह रहे हैं। और ये कन्वर्जेंट हो गया अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से देखो दोनों का व्यवहार, बिहेव अलाइक मतलब क्या होता है, दोनों एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि ये कन्वर्जेंट आया है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अतः तुलना परीक्षण से ये भी मतलब 1 से इंफिनिटी f(x) dx, मतलब कौन, दिया हुआ समाकलन x³ / 1 + x की घात 5, तो ये भी क्या होगा,
ये भी कन्वर्जेंट होगा। इस तरीके से आप लिखिएगा दोस्तों। बहुत ही सरल सा ये टॉपिक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन बना है। चलिए फटाफट दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरे सवाल में भी आप देखो, यहाँ पे आपको एफ एक्स तो अपने को उसको मानना ही है जो अपने को दिया हुआ है, और जी एक्स किस तरीके से लेते हैं अपन। चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ, है ना भाई, दूसरा सवाल है। इंटीग्रल आपके पास दिया है 1 से इंफिनिटी dx 1 प्लस एक्स रूट एक्स। ठीक है, चलो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एफ एक्स मान लूंगा इस पूरे को, यानी 1 अपॉन इतने को मैंने मान लिया एफ एक्स, 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, तथा माना जी एक्स बराबर, अब जी एक्स किसको मानेंगे, देखो एफ एक्स के अंश में एक्स के अधिकतम घात वाला टर्म को देखना है, तो है ही नहीं, तो वन लिख दो, और हर में देखना है। सोचो अगर मैं रूट एक्स को अंदर गुणा करूंगा तो यहाँ रूट एक्स अधिकतम रूट एक्स, और रूट एक्स इससे गुणा होकर हो जाएगा एक्स के घात में 3/2, तो अधिकतम घात से मेरे को मतलब है, तो एक्स के घात 3/2 करके हम लिखेंगे। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट आप लिमिट कैलकुलेट कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, और जी एक्स इतना आपने कैलकुलेट किया है बटे के बटे, क्योंकि अपॉन में जी एक्स है, जब इतना रखेंगे तो बटे बटे पलट के ऊपर चले जाएगा, तो आपको मिले एक्स की घात 3/2। यहाँ देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया एक्स की घात 3/2, नीचे में आप देखो एक्स कॉमन निकालोगे, ऑलरेडी रूट एक्स है तो टोटल गुणा होकर एक्स की घात 3/2 आएगा। यहाँ पे एक्स नहीं है तो 1/x, यहाँ एक्स कॉमन निकल चुका है तो 1, और बस अब ये कट जाएगा, और एक्स टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 1/∞ जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 + 1 यानी 1, तो कुल मिला के आपको मिला 1, जो कि न तो शून्य है न तो अनंत है। आपको यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये पहले केस में फिट होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों इंटीग्रल का नेचर सेम होता है, तो हम जी एक्स के नेचर को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जी एक्स के नेचर को चेक कर लीजिए। एक्स के घात 3/2, 3/2 मतलब होता है 1.5, मतलब एक से ज्यादा, तो यहाँ पे भी आपको n इज ग्रेटर देन 1 वाला केस मिल रहा है, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट रहता है तुलना परीक्षण से दिया हुआ इंटीग्रल, अर्थात ये, तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हो गया, बस इसको आप लिखना थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। ये पूरा ये वाला कारण आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि ये क्यों कन्वर्जेंट है, फिर तुलना परीक्षण किस तरह से लगा रहे हैं, तो तुलना परीक्षण क्या कहता है, अगर ये वाली लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू अपने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में दोनों बिहेव अलाइक, मतलब दोनों समान व्यवहार दर्शाते हैं, तो ये कन्वर्जेंट मिला अपने को, इसलिए ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अर्थात कौन 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, इस तरीके से। ठीक, चलिए फटाफट अब तीसरा सवाल देख लीजिए। दोस्तों देखो तीसरे सवाल में क्या करना है आपको, पहले तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा यहाँ पे सवाल को थोड़ा सा उसका रूप बदलने के लिए। x log x की घात में p+1 दिया है, हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो log x का अवकलन 1/x यहाँ उपलब्ध है, तो log x को मान लेते हैं t, अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/x, इधर हो जाएगा dt/dx, तो dx इधर जाएगा, ये कुछ इस तरह। ठीक है, ये dx इधर चले गया। अब क्या होगा दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि dx बटे x की जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। साथ ही साथ ये लिमिट वाला समाकलन, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर a तो t बराबर हो जाएगा, x का मान a रखोगे तो log a, और जब x बराबर अनंत तो t बराबर अनंत। क्यों, जब x का मान अनंत रखेंगे, यहाँ पे जब x का मान अनंत रखेंगे तो t बराबर log अनंत, और t बराबर log अनंत, तो log अनंत का मान होता है अनंत, तो t बराबर अनंत। तो इस तरीके से आपको ये लिमिटें मिल गई। अब देखिए दोस्तों, ये इंटीग्रल किस रूप में बदल जाएगा, मान लो इसको i, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा log a से अनंत, dx बटे x को हमने dt मान लिया, log x मतलब t, तो ये जाएगा t की घात में p+1, 1/t की घात में p+1, क्योंकि ये सब अपॉन में ही है ना भाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा हूबहू इसी रूप में दिख रहा है। देखो x के स्थान पर t दिख रहा है, घात में n के स्थान पर p+1 दिख रहा है, और यहाँ पे a से अनंत, यहाँ पे log a से अनंत। भाई कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ना नीचे में, फाइनाइट और 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये 0 से बड़ी है, मतलब हूबहू इसी रूप का आपको दिख रहा है।
तो दोस्तों जिस तरह ये n इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, वैसे ये किसके लिए कन्वर्जेंट होगा? p प्लस 1 है ना भाई, ये कन्वर्जेंट होगा जब p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो n है तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, अभी p प्लस 1 है तो p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, अर्थात p प्लस 1 ग्रेटर देन 1 मतलब 1 1 कटेगा तो p ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अर्थात कन्वर्जेंट कब होगा? जब p ग्रेटर देन 0 होगा। और यही इंटीग्रल डाइवर्जेंट कब होगा? डाइवर्जेंट कब होगा? व्हेन p प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। जिस तरह ये n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, उसी तरह यहाँ पे घात में n के स्थान पर p प्लस 1 नजर आ रहा है, तो p प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगा, अर्थात 1 1 कटेगा तो p इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 नजर आएगा, अर्थात p इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा? ये डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, हो गया, ये पूरा का पूरा इसी रूप में फिट हो गया, कितना सरल है। तो ये भी बन गया दोस्तों। ठीक है, तो p इज ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट और p इज लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए डाइवर्जेंट, ये इंटीग्रल यानी कि ये इंटीग्रल। ठीक है, चलिए तो ये भी बन गया। अब देखते हैं चौथा सवाल। दोस्तों देखिए चौथे सवाल में हमको क्या करना है, पहले तो अपन इसको i के बराबर मान लेते हैं 0 से अनंत e की घात माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको ना आप एक काम कीजिए, दो भागों में तोड़ दीजिए। क्यों तोड़ रहे हैं इसका कारण मैं आपको कुछ देर बाद बता रहा हूँ। तो 0 से अनंत है ना, इसको मैं कोई भी एक वैल्यू लेकर के, जैसे 1 है ना, 0 से 1 और 1 से अनंत, भाई सीधी सी बात है। मेरे को ये वाला इंटीग्रल 0 से अनंत दिया है, 0 से अनंत दिया है, तो अपन इनके बीच की कोई एक वैल्यू लेकर के फिर 0 से 1 और 1 से अनंत दो भागों में क्यों नहीं तोड़ सकते? अवश्य तोड़ सकते हैं। अब देखो, इसको आप I1 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो। तो ये I1 के रूप में आपने जिसको माना है वो बेचारा प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे प्रॉपर? क्यों है? क्योंकि इसका रेंज अब देखो फाइनाइट दिख रहा है, 0 से 1, भाई ना तो अपने को अनंत नाम का कहीं भी लिमिट मेरे को मिल नहीं रहा है ना भाई, क्योंकि मैंने इसको अनंत वाला उसमें फिट कर दिया। तो इस इंटीग्रेशन का रेंज भी फाइनाइट है और फंक्शन भी इस रेंज में क्या है? बाउंडेड है। ठीक है, ये e की घात माइनस एक्स स्क्वायर इस क्लोज इंटरवल 0 1 में कहीं पर भी अनबाउंडेड या कहीं पर भी इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हर प्रकार से ये उचित समाकल है, यानी कि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। तो प्रॉपर इंटीग्रल है तो भैया ये तो ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा, तो ये तो कन्वर्जेंट है, ओके हो गया। किस किस तरह से अपन ने चेक किया? आपने देखा पहले तो इंटीग्रेशन की लिमिट में मेरे को कहीं पर भी माइनस अनंत या अनंत नाम का नामो निशान नहीं दिख रहा है, अर्थात इंटीग्रेशन का रेंज फाइनाइट है। ठीक है ना भाई, देखो माइनस अनंत अगर दिखना होता है तो नीचे दिखता है और अनंत दिखना होता है तो ऊपर दिखता है ना भाई, कभी भी याद रखना आप लोग, अगर वैसे दिखना होता है तब। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब रेंज फाइनाइट है, इंटीग्रेशन का रेंज फाइनाइट है। यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड है ना भाई, क्लोज इंटरवल 0 1 में फंक्शन के बाउंडेड है, तो ओके है। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, इसलिए कन्वर्जेंट होगा। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि अपने को लिमिट में अनंत दिख रहा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसी पे मेरा फोकस रहेगा, मैं इसी को जांच पड़ताल करूंगा। ठीक है, तो मेरा मेन काम रहेगा I2 की जांच पड़ताल के लिए। तो I2 का अपन जांच करेंगे कन्वर्जेंस, टेस्टिंग ऑफ कन्वर्जेंस एट इंफिनिटिव, ये ऐसे है ना भाई। तो चलिए भाई, जिस चीज के कारण वो इम्प्रॉपर बन चुका है, जिस चीज के कारण वो इम्प्रॉपर है, अपन को उसी में ध्यान देना है ना। तो चलिए अब देखो, अपन क्या करेंगे, fx मान लेंगे, e की घात माइनस एक्स स्क्वायर को अपन मान लिए fx। ठीक है, अब दोस्तों गौर से देखिए, gx किसको माना जाए? तो gx में मान रहा हूं 1/x² को। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों माना? तो दोस्तों इसका कारण आपको थोड़ी देर में अभी बस तुरंत पता चली जाएगा, जब अपन लिमिट fx बटे gx निकालेंगे तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी बस पता चल रहा है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx अपॉन gx निकाल के देखिए कितना मिलता है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx कौन है बताइए? e की घात माइनस एक्स स्क्वायर, gx कौन है? 1/x²। तो ये माइनस घात नीचे आके प्लस घात हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये 1/x² पलट के ऊपर चले जाएगा, ये ऐसा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो ये अनंत बटे अनंत वाला अनिर्धारित रूप मिलेगा। आप खुद लगा के देख लो, x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो यहाँ पे भी अनंत और यहाँ पे भी अनंत, e की घात अनंत यानी अनंत होता है, तो कुल मिला के अनंत बटे अनंत वाला रूप मिलेगा, मतलब अनिर्धारित रूप मिलेगा, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए, जिसके अनुसार आप ऊपर नीचे अवकलन कर दो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर अवकलन करोगे 2x, नीचे अवकलन करोगे e की घात x का, e की घात x² का फिर से होगा तो 2x, 2x कट जाएगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे अप्लाई करोगे
x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे e की घात अनंत यानी अनंत और 1 अपॉन अनंत यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना भाई, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है, 1 अपॉन अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो अपने को ये वाला केस मिल रहा है दोस्तों, 0 मिल रहा है अपने को, ठीक है। अब जैसा नेचर gx का होगा वैसा नेचर fx का होगा, तो gx का नेचर अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको पता चला कि मैंने gx को 1/x² क्यों माना, मैंने 1/x² है ना भाई, 1/x² मैंने इसलिए माना ताकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने से, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से वो ऊपर में पूरी तरह से वो x हट जाए। देखो नीचे में e की घात x² का अवकलन हुआ 2x, e की घात x², ऊपर x² का 2x हुआ, ये कट गया, है ना भाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 अपॉन ई की घात x² बचा, लिमिट लगाने से तुरंत 0 हो गया। देखो मतलब मेरा काम सरलता से बने, आगे सब कुछ सही तरीके से हो करके मेरे को यहाँ पे इतना मानना सरल लगा, तो मैंने वो मान लिया। तो आपको कहीं पर कोई डाउट होगा दोस्तों तो जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आप gx के नेचर को चेक कर लो, क्योंकि जैसा gx के इंटीग्रल वाला नेचर होगा वैसे ही fx के इंटीग्रल वाला नेचर होगा। तो आप देख लो 1/x² है, तो आपके पास यहाँ पे देख लो आप, इसके लिए अपन बात करें I2 के अपन बात करें तो I2 का जो लिमिट है 1 से अनंत, तो 1 से अनंत 1/x² dx, और फिर से इसमें आप ये वाला नियम लगा के देख लो, n का मान 2 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये इंटीग्रल होगा कन्वर्जेंट, ठीक है दोस्तों। और ये इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसी स्थिति में ये वाला इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कहां से, तुलना परीक्षण से। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये कैसे कन्वर्जेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसके रूप में आप देखो n के जगह पे आपको 2 दिख रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट अर्थात gx वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। इससे तुलना परीक्षण से ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये कौन है, ये I2 है, मतलब I2 कन्वर्जेंट है, और ये तो प्रॉपर होने के कारण कन्वर्जेंट पहले ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, यानी कि दोनों का योग, यानी कि ये, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है, वो पूरा आप नीचे पूरा सजा दजा के आप लोग लिखिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा। ये वाले इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने के लिए यही जरूरी था कि इसको जिन 2 टुकड़ों में हमने तोड़ा है वो दोनों टुकड़े जो है कन्वर्जेंट हो। अच्छा एक और बात दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दोनों टुकड़ों में क्यों तोड़ा है, उसका कारण हम आपको बताएंगे आगे। देखो दोस्तों 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में मैंने तोड़ा, फिर आगे चल करके मैंने इसको gx माना, तो gx जिसको मैंने माना है आखिर उसके लिए मुझे चेक करना पड़ा, तो मैं 1 टू इन्फिनिटी लगाया ना। आखिर देखो ये वाला स्टेटमेंट को अगर मैं यूज करना चाहूंगा तो यहाँ पे a क्या है, a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने तोड़ दिया, तो आखिर मेरा वो तोड़ने के बाद वो कितना हो गया, यहाँ पे 1, 0 to 1 वाला अलग हो गया और 1 वाला 1 से अनंत वाला अलग हो गया। तो देखो आखिर मेरे को ये सूत्र लगाते बना ना, मैं इसका इस्तेमाल कर पाया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रूप में जो दिख रहा है 1 वो आखिर 0 से बड़ा है, तो तुरंत मुझे ये वाला सूत्र लगाते बना, इसका मैं आसानी से प्रयोग कर पाया और ये निष्कर्ष यानी कि डिक्लेयर कर पाया कि हाँ ये कन्वर्जेंट होगा, है कि नहीं भाई। तो ये कन्वर्जेंट है, फिर ये भी कन्वर्जेंट हो गया, तो इसीलिए इसको मैंने तोड़ दिया ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत न जाए। तो इस तरीके से आपको बनाना दोस्तों, और भी अनेक सवालों को आप बना करके देखिएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।